हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और बेहतरीन कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्यार करना गलत है, तो आप में से कईयों का आंसर होगा कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वही मेरा सवाल अगर बदलकर ये हो जाए कि क्या किसी हिंदू और मुस्लिम लड़का और लड़की के बीच प्यार करना सही है, तो शायद आपको यह सवाल कुछ देर के लिए मौन कर देगा और आप में से कुछ तो डायरेक्टली यही कहेंगे कि यह बिल्कुल ही गलत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई बनावटी नहीं, बल्कि एक अमीर और गरीब घराने और साथ ही साथ हिंदू और मुसलमान लड़के और लड़की के प्यार की एक सच्ची कहानी है। और शायद कई सारी फिल्मों में आपने इस तरह की कहानियाँ देख भी रखी होंगी। और आखिर में इस कहानी का दी एंड भी प्यार, धोखे और उसके बाद उसी प्यार की भयानक मौत के साथ होता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनने की क्षमता रखते हैं तो ही इसे सुनिएगा, अदरवाइज़ आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कहानी को सुनकर आप प्यार शब्द को गलत बोलने पर मजबूर हो जाएं। तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है कोलकाता की। कोलकाता के एक जाने माने और मशहूर घराने लक्स इंडस्ट्रीज और फैमिली की। लक्स, हाँ वही जो आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और जिसके कुछ प्रोडक्ट्स तो आपने शायद इस्तेमाल भी कर रखे होंगे। शायद अब आपको याद आ चुका होगा। लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक थे अशोक तोड़ी और उनकी बेटी का नाम होता है प्रियंका तोड़ी। दोस्तों, अशोक तोड़ी और प्रियंका तोड़ी इस कहानी के सिर्फ दो पात्र हुए, लेकिन इस कहानी का एक और पात्र होता है जिसका नाम होता है रिजवानुर रहमान। जी हाँ, एक 27 साल का मुस्लिम लड़का, जिसके बिना ये पूरी की पूरी कहानी शायद बनती ही नहीं और जिसके बिना ना तो मैं आपको ये कहानी सुना रहा होता और ना आप ये कहानी सुन रहे होते। दरअसल रिजवानुर रहमान कोलकाता के एक ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट में बतौर लेक्चरर के नौकरी कर रहा होता है। ये बात आज से करीब 15 साल पहले 2006 और 7 की है। उस टाइम अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका करीब 23 साल की हो जाती है और जब लक्स इंडस्ट्रीज बहुत ही तेजी से इंडियन मार्केट में अपना नाम बना रही होती है। उसी टाइम 23 साल की प्रियंका कोलकाता के उसी ग्राफिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाती है, जिस इंस्टीट्यूट में एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का रिजवान टीचर था। ठीक फिल्मों की तरह ही प्रियंका और रिजवान के बीच बातचीत की शुरुआत होती है। प्रियंका भी काफ़ी वक्त रिजवान के साथ बिताने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, ये बात उन दोनों को पता भी नहीं चलती। दोनों प्यार में इतने खो जाते हैं कि उन दोनों को भी इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उन दोनों का धर्म अलग है। और साथ ही प्रियंका एक लक्स घराने की तरफ से आती है तो उसी और रिजवान एक छोटे से गरीब मुस्लिम परिवार से। वो कहते हैं ना कि प्यार अपनी चरम सीमा पर था। बस ऐसा ही कुछ उस टाइम उनके बीच चल रहा था। फिर एक दिन प्रियंका अचानक से रिजवान से शादी को लेकर बातचीत करती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी परिवार का लड़का हो, इतने बड़े अरबपति के घर वो शादी के लिए रिश्ता भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। और ठीक रिजवान के साथ भी वैसा ही होता है। और प्रियंका को भी ये बात अच्छे से पता थी कि उसके घर के लोग इस शादी को लेकर साफ साफ इनकार ही कर देंगे। इसलिए दोनों अपने घर वालों को बिना बताए शादी करने का फैसला करते हैं। और 18 अगस्त 2007 को ये दोनों कोर्ट में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेते हैं। इस दौरान रिजवान के कुछ दोस्त भी वहां पर मौजूद होते हैं, जो कि रिजवान और प्रियंका की शादी को लेकर विटनेस होते हैं। इसके बाद वो दोनों करीब एक हफ्ते तक अपने अपने घर में ही रहते हैं। इस बीच उन दोनों के परिवार के लोगों को उनकी शादी को लेकर कोई भी खबर नहीं होती। फिर एक दिन रिजवान अपने भाई से इस शादी को लेकर पूरी सच्चाई बताता है और प्रियंका को अपने साथ अपने घर में लाने की बात करता है। रिजवान का भाई इस बात के लिए राजी हो जाता है और उसके बाद 31 अगस्त को प्रियंका अचानक से अपना ऐशो आराम और अपना पूरा घर परिवार छोड़कर एक छोटे से मुस्लिम इलाके में रिजवान के साथ उसी घर में रहने चली आती है जिस घर में रिजवान का पूरा परिवार रहता था। इस दौरान प्रियंका अपनी ज़रूरत के तमाम कागजात, जैसे कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज के सर्टिफिकेट, कुछ फोटोज, एल्बम्स और कुछ कपड़े भी अपने साथ ले आती है और अपने महल और शानो शौकत को छोड़कर रिजवान और उसके मुस्लिम परिवार के साथ हमेशा के लिए रहने का फैसला कर लेती है। प्रियंका के घर छोड़ने के बाद अब कुछ ही देर में प्रियंका के घर पर सबको ये बात मालूम पड़ती है कि प्रियंका अब इस घर को छोड़कर किसी मुस्लिम के घर शादी करके जा चुकी है। इस बात की खबर मात्र से ही पूरे तोड़ी परिवार में मातम सा माहौल हो जाता है। और हो भी क्यों ना, घर की सबसे लाडली बेटी कल तक अपने घर, अपने माँ बाप और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी, वही बेटी आज उन्हें बिना बताए किसी गैर हिंदू के घर जाकर रहने लगी थी। प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी, यहाँ तक कि पूरा तोड़ी परिवार तुरंत रिजवानुर के घर पहुँच जाते हैं और अपनी बेटी प्रियंका के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपने घर वापस चलने की गुजारिश करने लगते हैं और कहते हैं कि इससे हमारे परिवार की बहुत ही बदनामी होगी और मैं एक गरीब घर के
खास करके किसी मुसलमान लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकता। लेकिन प्रियंका अब रिजवानूर के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी और वो अपने घर वापस जाने की बात से साफ साफ इनकार कर देती है और अपने पूरे परिवार को वापस घर लौट जाने की बात कहती है। अब अशोक तोड़ी कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं था और ना ही वो चुप बैठने वालों में से था, और ये बात प्रियंका और रिजवान भी बहुत ही अच्छे से जानते थे। इसलिए वो दोनों अगले ही दिन पास ही के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर अपनी सारी कहानी, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंस दिखाते हैं और वहाँ पर एक एप्लीकेशन देकर आते हैं कि हमने इस तरीके के कुछ हालातों में शादी की है और हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए वो पुलिस से उन दोनों के प्रोटेक्शन को लेकर गुजारिश करते हैं। अब कानून के हिसाब से तो कोलकाता पुलिस को प्रियंका और रिजवानूर का सपोर्ट करना था और दोनों ने अपनी मर्जी से यह शादी की थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और पुलिस हमेशा की तरह पावर और पैसे की तरफ अपना रुख करती है और अशोक तोड़ी का ही सपोर्ट करने लगती है। इस दौरान में रिजवानूर को लगातार प्रेशर और धमकियां मिलती रहती है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही बात पर अड़े रहते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हमेशा एक साथ रहने की कस्में खाई है और अब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। अब इसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और इसके बाद रिजवानूर और प्रियंका की जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगता है। एक दिन अचानक से रिजवानूर के पास अशोक तोड़ी के घर से एक फ़ोन कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि प्रियंका भले रिजवान के साथ रहे लेकिन उसको कुछ दिन के लिए वापस भेज दे, क्योंकि उसके पापा अशोक तोड़ी बहुत ही बीमार है और वो प्रियंका को बहुत याद कर रहे हैं। इस बात पर प्रियंका का तो दिल पिघल जाता है, लेकिन रिजवान को ये बात कुछ अजीब सी लगती है, क्योंकि एक दिन पहले तो रिजवानूर को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन वही एक दिन के बाद प्रियंका का पूरा तोड़ी परिवार रिजवान और उसके साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। ये सब सोचकर रिजवान प्रियंका को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रियंका का अपने पापा को लेकर प्यार आखिर में उसे कमज़ोर कर ही देता है। प्रियंका अपने पापा से मिलने जाने के बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक प्रियंका के चाचा अनिल तोड़ी एक दिन रिजवानूर के घर आते हैं और प्रियंका को कुछ दिन के लिए उसके घर वापस भेजने की बात कहते हैं और साथ ही साथ एक बॉन्ड भी देते हैं और उस पर दस्तखत करके लिखते हैं कि 7 दिन के बाद हम प्रियंका को वापस तुम्हारे पास लौटा देंगे। लिख कर देने की बात पर रिजवान को भी भरोसा हो जाता है और वो प्रियंका को उसके घर 1 हफ्ते के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आज के बाद शायद वो प्रियंका से कभी मिल भी नहीं पाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। जब प्रियंका के चाचा अनिल तोड़ी जैसे ही प्रियंका को अपने घर ले जाते हैं, वैसे ही उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और प्रियंका के पास से मौजूद फ़ोन भी ले लिया जाता है, जिससे कि वो 7 दिन तक ना तो रिजवानूर से मिल पाती है और ना ही बात कर पाती है। खैर 7 दिन बीत जाते हैं। रिजवानूर पूरी कोशिश करता है प्रियंका से बात करने की, लेकिन वो किसी भी माध्यम से प्रियंका से बातचीत नहीं कर पाता है। 7 दिन के बाद भी जब रिजवान को प्रियंका की कोई खबर नहीं मिल पाती तो परेशान होने लगता है और प्रियंका के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे गेट पर मौजूद गार्ड्स घर के अंदर भी नहीं घुसने देते और उसे वहां से वापस लौटना पड़ता है। फिर एक दिन प्रियंका को सबसे छुपाते हुए एक फ़ोन हाथ लग जाता है और उस फ़ोन से रिजवान को कॉल करती है और रोते हुए कहती है, तुम मेरा इंतज़ार करना, मुझे भूलना मत, चाहे मुझे कितने भी दिन लगे मैं लौट कर जरूर आऊँगी। इधर से रिजवान भी कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ज़रूर आना। दोस्तों, फ़ोन पर हुई उस दिन की ये बातचीत रिजवान और प्रियंका की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद रिजवान ना तो कभी प्रियंका से मिल पाया और ना ही उससे कभी किसी फ़ोन कॉल पर बात कर पाया। इसके बाद रिजवान जब भी प्रियंका के घर फ़ोन करता, उसका फ़ोन या तो बंद आता या फिर कोई और उठाता। रिजवान प्रियंका से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो सब दूर से थक हार कर आखिर में फिर पुलिस के पास मदद मांगने को जाता है। लेकिन शुरुआत से ही कोलकाता पुलिस अशोक तोड़ी जैसे बड़े आदमी की मदद कर रही थी, इसलिए पुलिस भी रिजवान की कोई मदद नहीं करती और पुलिस भी सीधे सीधे रिजवान को एक ही बात कहती है कि अगर तुम चुप नहीं बैठे तो किसी झूठे केस में फंसाकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। दोस्तों, रिजवान इसके बाद 19 सितंबर 2007 को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि मैं भारत का एक ईमानदार नागरिक हूँ और मैंने हमेशा से संविधान की इज्जत की है और उसका सम्मान किया है, और एक बालिग होने के नाते हमने कानून को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से शादी की है, तो प्लीज़ मुझे मेरी बीवी से मिलवाने और वापस लौटाने में मेरी मदद करें। कुछ इस तरह से रिजवान अपना दर्द उस लेटर में लिखता है और अपनी पत्नी प्रियंका को वापस अपने घर लाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन लेटर लिखने के ठीक 2 दिन के बाद 21 सितंबर 2007 को कोलकाता के एक दमदम इलाके के रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रिजवानुर रहमान की लाश पड़ी मिलती है। सुबह सुबह जब रिजवान की लाश को देखा जाता है तो बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था।
उसके पूरे शरीर पर किसी भी टाइप के कोई निशान नहीं थे। उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे हुए थे जैसे उसे किसी ने सुलाया हो, और सिर के पीछे एक हल्की सी गहरी चोट लगी थी जैसे उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी ने वार किया हो। दोस्तों, जिस ट्रैक पर रिजवानुर रहमान की लाश मिलती है उसके कुछ ही दूरी पर प्रियंका का घर भी होता है, और इसके बाद ही रिजवान के पूरे परिवार की शक की सुई तोड़ी परिवार पर जाकर रुकती है। अब कोलकाता पुलिस का असली रूप यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जब पुलिस रिजवान की लाश को हॉस्पिटल पहुँचाती है तो रिजवान का पोस्टमार्टम होने से पहले ही पुलिस ये कंफर्म कर देती है कि रिजवान ने आत्महत्या की है, जबकि उस वक्त रिजवान का पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ था। इसके बाद कोलकाता का एक बड़ा हिस्सा रिजवानुर के पक्ष में खड़ा होने लगता है, और अब ये घटना मीडिया में भी सुर्खियों में आ चुकी थी, क्योंकि रिजवान की मौत के बाद रिजवान की मां और बाकी परिवार भी सामने आता है और तोड़ी फैमिली के खिलाफ आवाज़ उठाता है, क्योंकि कई दिनों से रिजवानुर के पास डराने, धमकाने और प्रियंका को भूल जाने को लेकर फ़ोन कॉल्स आते रहते थे। जब मीडिया पुलिस से इस केस के बारे में पूछताछ करती है तो पुलिस भी सीधे सीधे इस पूरे मामले को आत्महत्या बता देती है, और तोड़ी फैमिली को कहीं से कहीं तक भी इस केस में नहीं आने देती है। उस वक्त कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे प्रसून मुखर्जी। जब रहमान की मौत हो जाती है तो मीडिया सवाल उठाती है कि जब रिजवान ने कानून के दायरे में आकर शादी की और मदद मांगी तो फिर उसकी मदद क्यों नहीं की गई, क्यों धमकियां मिलने पर भी रिजवान को सिक्योरिटी नहीं दी गई, और क्यों तोड़ी फैमिली पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब कोलकाता के कमिश्नर का जवाब कुछ इस तरह से आता है कि पूरे के पूरे कानून को कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, प्रसून मुखर्जी कहते हैं कि 23 साल तक जिन माँ बाप ने प्रियंका को पाला पोसा, जिन्होंने उसकी देखभाल की, एक सुबह अगर उस परिवार को पता चलता है कि उसकी बेटी अपना घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए चली गई है, तो माँ बाप ये बात कैसे मंजूर कर सकते हैं। और ऐसे में पुलिस माँ बाप की मदद नहीं करेगी तो फिर किसकी मदद करेगी। इस बयान के बाद कोलकाता में लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। लोगों का यह कहना था कि पुलिस का काम कानून के हिसाब से लोगों की मदद करना है, और अगर रिजवान और प्रियंका ने अपनी मर्जी से शादी का फैसला लिया तो फिर पुलिस को उनकी मदद करने की बजाय इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत थी। इसके बाद कोलकाता में दंगे होना शुरू हो गए थे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उस टाइम कई पुलिस वाले घायल हुए थे और कई गाड़ियों को आग में फूंक दिया गया था। साथ ही साथ अब पूरे केस में पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई थी, और ये मुद्दा देखते ही देखते पूरे देश में एक इमोशनल टॉपिक बनकर फैलने लगा था। तब जाकर कोलकाता के चीफ मिनिस्टर सामने आते हैं और कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी, जिसने ये सेंसेशनल बयान दिया था, उसे कमिश्नर के पद से हटा देते हैं, और साथ में ही 4 और पुलिस वालों को उनके पद से हटाया जाता है और इस पूरे केस को सीबीआई के कंट्रोल में कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे दौर में सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि प्रियंका अब तक भी सामने नहीं आई थी, न तो रिजवान की मौत के बाद और न ही जब ये मामला कोर्ट तक जाता है तब तक। और कुछ दिन के बाद प्रियंका रिजवानुर के घर पर एक लेटर भिजवाती है और कहती है कि मेरे जितने भी सर्टिफिकेट और फोटेज और एल्बम तुम्हारे घर पर हैं वो मेरे पास वापस पहुंचा दिए जाए। अब मेरा रिजवान और उसके परिवार से कोई नाता नहीं है। दोस्तों, ये वही प्रियंका होती है जिसने रिजवान के मरने से पहले उसे कॉल पर बात की थी और कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगी। अब सीबीआई अपने तरीके से जांच शुरू करती है। सीबीआई की जांच में सबसे अहम भूमिका अरुण कुमार निभाते हैं, लेकिन जांच के बाद फिर भी इस केस में अंतिम फैसला रिजवान की आत्महत्या को लेकर ही आता है, और सीबीआई भी कहती है कि शायद रिजवानुर रहमान ने आत्महत्या की है। लेकिन रिजवान का परिवार और उसकी मां लगातार इस बात पर डटे रहते हैं कि रिजवान कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बार बार अशोक तोड़ी की ओर से डराया और धमकाया जा रहा था। इसलिए रिजवान की मां तोड़ी परिवार को ही उसके बेटे का कातिल बताती है। अब रिजवानुर ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर किया गया, इस बात की सीबीआई जांच कर ही रही होती है कि अचानक से इस केस में एक और नया मोड़ आता है। 21 सितंबर 2007 को जब रेलवे ट्रैक पर रिजवान की लाश मिलती है तो सबसे पहले उस लाश को जिसने भी देखा उसका नाम था अरिंदम मन्ना, और वो रेलवे पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के पद पर था। वो अचानक से एक दिन बयान देता है कि रिजवान ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसने तो सही सलामत उसे बाइक पर जाते देखा था, और उसके बाद उसकी लाश भी सही सलामत रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिलती है। अगर वो किसी ट्रेन के बीच आकर खुदकुशी करता तो उसकी बॉडी ट्रैक के बीचों बीच सलामत नहीं मिलती। ये बयान अरिंदम मन्ना के होते हैं। बयान के ठीक कुछ ही दिन के बाद 11 फरवरी 2009 को अरिंदम मन्ना की लाश भी कोलकाता से करीब 60 किलोमीटर दूर मानकुंडू रेलवे ट्रैक पर मिलती है, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई एक नज़र में उसे देख न पाए। उसकी एक आंख निकली हुई, उसका एक हाथ टूटा हुआ और गर्दन भी उसके धड़ से अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया हो और उसे बुरी तरह से मारा गया हो। जब पुलिस अरिंदम मन्ना की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पीएम रिपोर्ट से पहले ही पुलिस उसे भी सुसाइड बताकर रफा दफा करने की कोशिश करती है, क्योंकि अरिंदम मन्ना ही अकेला एक विटनेस था
जो कि रिजवानूर केस में सबसे अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन अब उसकी डेथ भी हो चुकी थी और इसके बाद ये पूरा केस एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है कि रिजवानूर की हत्या हुई है या फिर उसने सुसाइड किया है। और ये भी कि अरिंदम मन्ना एक अहम विटनेस था, तो फिर बयान के कुछ ही दिन के बाद उसकी हालत भी रिजवान के जैसे ही क्यों होती है। ये मामला अब भी हाई कोर्ट में है और सीबीआई को कोर्ट ने वापस से जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक लगभग 16 साल हो चुके हैं और इस केस में रिजवान को इंसाफ नहीं मिल पाया। कई बार प्रियंका से भी मीडिया ने शादी के रिश्ते को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका हर एक इल्जाम से और सवाल से मुकर जाती है और लास्ट में रिजवान को ही जिम्मेदार बताती है। दोस्तों, प्रियंका तोड़ी अब भी लक्स इंडस्ट्रीज के बिजनेस को संभाल रही है और रिजवान का परिवार भी 16 साल से अब तक भी न्याय के इंतजार में है, क्योंकि कोर्ट अब तक भी इस केस में आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी कि वाकई में रिजवान के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, इस केस में कई पुलिस वालों को कोर्ट की ओर से रेस्ट्रिकेट किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें अब भी एक मिस्ट्री थी, जैसे कि रिजवान की मौत, फिर प्रियंका का वो फुटेज रिजवान के घर से वापस बुला लेना, फिर अरिंदम मन्ना की मौत और उसके बाद प्रियंका का साफ साफ इस बात से इनकार कर देना कि रिजवान से कभी उसका रिश्ता था। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची मोहब्बत की एक खूनी कहानी, जो शुरू तो होती है कुछ हसीन पलों से, लेकिन सब कुछ तबाह करके खत्म हो जाती है। कुछ भी हो, लेकिन रिजवानुर रहमान के साथ अन्याय तो हुआ है और जिस हिसाब से पुलिस और तोड़ी फैमिली ने यह सब कुछ किया, वो और भी इस कहानी को बेचिदा बना देता है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की इस कहानी में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल क्राइम एक्सपोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।